Hello everyone, myself Nandar Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha and पिछले चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस के व्हीट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दोनों के बारे में चर्चा की थी, उनका आर इक्विवेलेंट निकाला था। सो आज हम देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये है सिमेट्री ऑफ सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट्स, तो सिमेट्रिक सर्किट्स ये भी एक अप्रोच है, इससे भी हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मैं एक आपको सर्किट देता हूँ कि ये सर्किट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर ना तो कोई पैरेलल है ना कोई सीरीज में है और जैसा कि दिया है सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं, ओके। और यहाँ पर कोई व्हीट स्टोन ब्रिज भी नहीं बन रहा। तो अब ऐसे सर्किट में जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करें? तो यहां पर एक अप्रोच काम में ली जाती है और वो अप्रोच क्या है? सिमेट्री। अब सिमेट्री कैसे? इसमें आपको कहीं पे भी एक सिमेट्री नजर आ रही है, कहीं पे भी? तो पहले अगर मैं देखूं तो मुझे एक सिमेट्री, अगर मैं यहां पर एक मिरर रख दूं ऐसे, इफ दिस इज ए मिरर, तो इसके लेफ्ट में जैसा सर्किट है वैसा ही सर्किट राइट में। समझना, ये सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिरर के लेफ्ट में जैसा सर्किट है वैसा ही सर्किट राइट साइड में है, कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं? अब चाहे आप करंट इधर से फ्लो करवाओ चाहे इधर से फ्लो करवाओ, करंट इस सर्किट में दोनों साइड किधर से ही फ्लो करवा लो, करंट सेम फ्लो होगी किसी भी सेगमेंट में। कैसे? तो जैसे मान लो आपने इधर से करंट फ्लो करवाया और इधर से करंट फ्लो करवाया, तो इस रेजिस्टेंस में करंट गई I1, ओके। तो और इसमें गई I2। तो ये सिमेट्री कहती है, मिरर सिमेट्री, कि यहां से अगर I1 गई है, ऐसे सर्किट में अगर I1 गई है तो इधर भी सेम सर्किट है, तो इधर से निकलेगी भी कितनी? I1, और यहां से कितनी निकलेगी? I2। क्योंकि लेफ्ट में जैसा सर्किट है वैसा ही सर्किट आपका राइट साइड में। समझना बात को ध्यान से, जैसा सर्किट लेफ्ट में है वैसा ही सर्किट राइट साइड में। अगर आप इधर से करंट फ्लो करवाते हैं तो इस रेजिस्टेंस में I1 जाती है सपोज, तो अगर आप बी से करंट फ्लो करवाएंगे तो इस रेजिस्टेंस में भी I1 करंट इधर फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है कि नहीं? तो फिर से हम आते हैं कि लेफ्ट से जब फ्लो करवाएंगे तो यहां से निकलेगी भी कितनी? I1। इस रेजिस्टेंस से करंट I1 ही फ्लो करेगी, ठीक है, चाहे आप लेफ्ट से फ्लो कराओ चाहे आप राइट से फ्लो कराओ। तो अगर आपने यहां से करंट फ्लो करवाई तो यहां से I1 गई, तो लेफ्ट वाले पोर्शन के करस्पॉन्डिंग इसमें I1 करंट गई है, तो राइट वाला पोर्शन उसकी मिरर इमेज है, तो इसमें भी I1 करंट ही फ्लो होगी। अब इसका फायदा क्या है? देखो, अगर इधर से I1 करंट आ रही है और आगे I1 ही जा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट, लेट से इस पॉइंट को C नाम देते हैं, C पॉइंट पे इधर से कोई करंट आके इधर नहीं गई, या फिर इधर से कोई करंट आके इधर नहीं गई, है कि नहीं? मतलब ये जो जंक्शन है, इसमें जो ऊपर वाला सर्किट है ये वाला, इसका कोई मतलब इसके साथ नहीं है, क्योंकि इधर से जितनी करंट आ रही थी उतनी आगे चली गई। तो हम क्या करते हैं, इस जंक्शन को यहां से खोल सकते हैं कि जितनी करंट इधर से आ रही है उतनी आगे जा रही है, इसका मतलब इसकी जो करंट है वो ऐसे हो गया ऐसे चली गई, इसके साथ तो कोई इंटरेक्शन यहां पर हुआ ही नहीं। तो इस जंक्शन को आप यहां से खोल दो। कैसे? तो इस जंक्शन को हम यहां से खोल देते हैं, ये लो, खोल के इस जंक्शन को बना दो ऊपर। तो अगर करंट ऊपर से ही फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसको ऊपर ही रहने दो, नीचे C पॉइंट से हटा दो।
ये सिमेट्री ऐसे काम करती है। फिर से देखो, ये मिरर है, मिरर के जैसा पोर्शन लेफ्ट में है वैसा ही पोर्शन राइट साइड में है। ओके, तो लेफ्ट में जैसी करंट फ्लो होगी वैसी राइट साइड में फ्लो होगी। तो लेफ्ट में देखें तो इस रेजिस्टेंस में I1 करंट आ रही है, तो राइट साइड में भी I1 करंट ही फ्लो होगी इसमें। तो अगर I1 आ रही है, I1 जा रही है, इसका मतलब इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं है इस वाले सेगमेंट के साथ। तो इस सेगमेंट को आप ऊपर उठा के हटा दो यहां से। अब आपका ये एक सिंपल सर्किट बन गया, R और R हो गया R 2R और R हो गया 2R/3, 2R/3 प्लस 2R हो गया ये 2R/3 प्लस 2R इज 8R/3 आई थिंक, 8R/3 और ये 2R दोनों पैरेलल में। तो इससे आप इसका, अब ये सिंपल सर्किट हो चुका है, तो अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसी में अब क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर 2R दे दिया और यहाँ पे भी 2R कर दिया तो भी सिमेट्री है, यहाँ पर 3R कर दिया, यहाँ पे 3R कर दिया तो भी सिमेट्री है। इसको चाहे कितना भी रख दो क्योंकि ये तो दोनों में बराबर डिवाइड हो रहा है। इसको अगर R कर रहे हो, इसको R/2 तो इसको भी R/2 करना पड़ेगा। अगर सिमेट्री नहीं हुई तो आप ऐसा मत करना कि इसको आप यहां से हटा दो। सिमेट्री नहीं होगी तो यहाँ का करंट भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा, समझ गए? और सिमेट्री है तो इस जंक्शन को आप हटा दें, ठीक है? अच्छा, तो इस प्रकार की सिमेट्री को कहते हैं मिरर सिमेट्री। क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्री, ठीक है? तो एक जंक्शन था उसको हटा दिया और हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया है ट्रिपल में, वो देख लेते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस आर के हैं और देखो अब यहाँ पर हम सिमेट्री ढूंढते हैं। अब सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री है यहाँ पे? तो मिरर सिमेट्री है। कहां से? यहां से। आप देख सकते हैं अगर ये ब्लैक डॉट्स जो मैंने बनाए हैं इसके लेफ्ट साइड में जैसा सर्किट है वैसा ही राइट साइड में, तो दिस इज मिरर। ओके, तो ये मिरर सिमेट्री है। तो जैसा सर्किट लेफ्ट में है वैसा ही सर्किट राइट में है ना? तो अगर अब यहां से करंट I1 अगर फ्लो हो रही है तो इस रेजिस्टेंस में भी ड्यू टू सिमेट्री करंट I1 ही फ्लो होगी। इधर अगर I2 जा रही है तो इधर से आएगी भी कितनी? I2। ओके, अच्छा यहां भी एक रेजिस्टेंस है, चलो, और इधर अगर I3 जा रही है तो इधर से आएगी भी कितनी? I3। ओके, तो अगर आप देखो यहां से I1 करंट गई और वो सीधी चली गई, इसका मतलब यहां से ना तो इसका इंटरेक्शन हुआ ना ही नीचे वाले का इंटरेक्शन हुआ। तो इन दोनों को यहां से आप हटा दो। कैसे हटाएंगे? इसको ऊपर वाले को हटा देंगे यहां से और इस नीचे वाले को हटा देंगे यहां से। I1 वाले को ब्रेक मत करना, ये तो I1 तो जा ही रही है, ठीक है? तो ऊपर वाला सर्किट बन जाएगा यूं और नीचे वाला बन जाएगा यूं। अब देखो, अब ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर सीरीज में, ऐसे ही सर्किट नीचे है और फिर तीन रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो और फिर हम इसका आराम से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मिरर सिमेट्री, ठीक है? अच्छा, और भी चाहें तो हम इस पे एक क्वेश्चन और ले सकते हैं मिरर सिमेट्री पे। ये रहा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्री है और उस सिमेट्री कहां पर है? यहां पर। तो ये सिमेट्री कहती है कि अगर इस रेजिस्टेंस में I1 करंट इधर से एंटर कर रही है तो यहां से निकलेगी भी कितनी? I1। अगर इस रेजिस्टेंस में I2 जा रही है तो इधर से कितनी आएगी? I2, है ना? और अगर इसमें I3 फ्लो हो रही है लेफ्ट में तो यहां से राइट में I3 ही बाहर जाएगी। तो अब देख सकते हैं I2 करंट अगर ऐसे जा रही है और I2 इधर चली गई, इसका मतलब इस जंक्शन का तो कोई मतलब नहीं रहा। I3 इधर से इधर चली गई तो जंक्शन को खोल दो। तो इस जंक्शन को आप ऐसे यहां से खोल दो और नीचे का जंक्शन अलग बना लो, ऊपर का जंक्शन अलग बना लो।
लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में, कुछ पैरेलल में, और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिमेट्री का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैपेसिटेंस में भी ऐसी ही सिमेट्री यूज होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिमेट्री पे, जो कि है फोल्डिंग सिमेट्री। तो नेक्स्ट वन इज फोल्डिंग सिमेट्री। पहले हमने मिरर देख ली, अब देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री बेसिकली पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। जिन पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उसको हम जोड़ दिया करते हैं। तो कैसे, जैसे मान लो ये सर्किट है, तो ये सर्किट, अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्री तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिमेट्री है, लेकिन इस सिमेट्री में दो रेजिस्टेंस ऐसे कट हो रहे हैं, तो इसको आप सिमेट्री ना लें तो ही अच्छा है ना। जब रेजिस्टेंस अगर बीच में से कट हो रहा हो, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस हो ऐसे और ये ऐसे कट हो रहा, तो दोनों सिमेट्री में काउंट हो जाता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ऐसे है और उसको आप ऐसे कट कर रहे हो तो ना लें उसको, हालांकि वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। अब इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है। कैसे फोल्डिंग सिमेट्री है? पहली बात तो सिमेट्री कहाँ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो सिमेट्री है आपके इस प्लेन में। कौन से प्लेन में? अगर मैं यहां पर प्लेन बनाऊं तो इस प्लेन में, ये जो ब्लैक कलर में मैंने प्लेन बनाया है ये वाला, इस प्लेन में सिमेट्री है। अगर इस प्लेन में आप देखोगे तो जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट इस प्लेन के नीचे है कि नहीं है? ये प्लेन बीच वाले रेजिस्टेंस यहां से होके गुजर रहा है, इसको अगर मैं x डायरेक्शन कह दूं और इसको y कह दूं तो ये z एक्सिस का प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन के जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है। अच्छा, अगर जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है और इसमें मैं करंट फ्लो करवाऊं यहां से, सपोज I, ठीक है, तो जितनी करंट ऊपर जाएगी, मान लो I1 गई तो उतनी ही करंट नीचे जाएगी I1, क्योंकि जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है। यहां से I करंट ही बाहर निकलेगी और ऊपर से अगर I1 आएगी तो नीचे से भी I1 करंट ही आएगी। समझ रहे बात को? हैं? जितनी करंट ऊपर से आएगी उतनी करंट नीचे से आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और ये रेजिस्टेंस R है और मैं यहां का पोटेंशियल लेट से V मान लेता हूं, यहां का पोटेंशियल V है, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस I1 इंटू R। और यहां का कितना होगा? नीचे भी करंट I1 ही फ्लो होगी ड्यू टू सिमेट्री, तो यहां का पोटेंशियल भी होगा V माइनस I1 इंटू R। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। वैसे ही यहां वाले पॉइंट का और यहां वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में यहां पर भी करंट I1 है, यहाँ पे R है, यहाँ पे I1, यहाँ पे R, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में I1 R होगा, तो यहां दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली यहां और यहां का पोटेंशियल भी सेम होगा। अब जिन जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, अब मैं सिमेट्री हटा देता हूं बीच में से, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये लो, ठीक है। अब हमने बीच वाला मिरर हटा दिया है, कुछ ये भी हटा देते हैं। चलिए, अब जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है, इस वजह से हमने ऊपर जितनी करंट जाएगी उतनी करंट नीचे जाएगी और उसी बेसिस पे हमने पोटेंशियल को सेम कर लिया।
और पोटेंशियल सेम करने से बहुत सारे फायदे हो गए। अब क्या फायदा हो गया, जिन जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको आप जोड़ दो, क्या कर दो, फोल्ड करके जोड़ दो। तो ऊपर वाला पॉइंट v माइनस i1r और नीचे वाला v माइनस ir को जोड़ दो। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, तो आप क्या करो, इसको फोल्ड कर दो कुछ ऐसे, जैसे ऊपर वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ना है तो इसको ऐसे फोल्ड कर दो, लाइक दिस, ऊपर से नीचे की तरफ। तो फोल्ड करने पे कैसा सर्किट बन जाएगा हमारा, तो फोल्ड करने पे कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। तो फोल्ड करने पे ऐसा सर्किट बन जाएगा, ऊपर वाला पूरा पोर्शन नीचे फोल्ड हो जाएगा। ये दोनों, ये आर यहाँ पे रहेगा और ये आर यहाँ पे रहेगा। यहाँ बीच में यहाँ एक आर था, ये फोल्ड होके आने के बाद अब यहाँ पे आर और आर ये दोनों पैरेलल में हो चुके हैं, r/2। अब आप देखो इसमें, तो ये अब एक ध्यान से देखो, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन चुका है। व्हीट स्टोन ब्रिज बन चुका है, और वो भी कैसा व्हीट स्टोन है, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये आर और ये r/2, r²/2, ये r/2 और ये r²/2। तो अब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहा, तो इसको यहाँ से आप हटा दो। ठीक है, तो ऐसे आप फोल्डिंग सिमेट्री को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही रहता है मेनली फोल्डिंग सिमेट्री में। ठीक है, अच्छा, अब कई बार फोल्डिंग सिमेट्री से भी काम नहीं चलता, लेकिन हालांकि वो कोई सिमेट्री नहीं है, बट आप समझ सकते हैं, उससे बहुत आसान हो जाती चीजें। जैसे कि कोई एक स्टार है, अब एक स्टार बना लेते हैं अपन, लाइक ये एक स्टार है और उसमें सारे रेजिस्टेंस आर के हैं, ये भी आर है, आर 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 आर, सारे ऐसे आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अब इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, एक तो ये पॉइंट दिया हुआ है ए और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको बी, और पूछा है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर हम देख सकते हैं फोल्डिंग सिमेट्री भी है। कौन सी एक्सिस के अलोंग है फोल्डिंग सिमेट्री, यहां से देख सकते हैं कि जैसा लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है वैसा ही राइट साइड में रेजिस्टेंस है ना। तो यहां से एक फोल्डिंग सिमेट्री यहां पे है। तो जैसा पोर्शन इधर है वैसा ही पोर्शन आपका इधर है। तो अगर इसमें यहां से आप यहां से आई करंट फ्लो करवाते हैं तो जाहिर सी बात है यहां से आई करंट ही निकलेगी ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। और इसमें अगर इधर I1 जा रही है तो इधर भी I1 जाएगी, इधर I2 जा रही है तो इधर भी I2 जाएगी। ठीक है, और यहां से अगर मान लो यहां से सपोज I0 करंट आ रही है तो इधर से भी कितनी आएगी, I0। समझना बात को ध्यान से, यहां से I0 आ रही है, यहां से भी I0 आएगी। अब यहां का पोटेंशियल सपोज 0 है तो करंट के अपोजिट यहां का पोटेंशियल बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, I इंटू आर। तो यहां का पोटेंशियल I0 इंटू आर है, यहां का भी पोटेंशियल कितना है, I0 इंटू आर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस रेजिस्टेंस को आप हटा दें, यही दिक्कत कर रहा है इसमें, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, बाकी तो काम हो ही रहा था, लेकिन ये यहाँ पे चीजों को अटका रहा था। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसको आप यहां से बिल्कुल हटा दें। और जब इसको हटा दिया अब सर्किट बहुत आसान होगी। अब आप इसका रेजिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज की जाती है सिमेट्री। गॉट माय पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, सिमेट्री पे भी है और भी चीजें हैं उसमें।
तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है और ये पिरामिड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सारी साइड का रेजिस्टेंस आर ओम है। ए सी ले लो, बी डी ले लो या फिर ए ओ, जो भी लेनी आप ले लो, सबका रेजिस्टेंस आर ओम है। आपको बताना है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है। और ए बी के अक्रॉस निकालने के बाद उतना ही ए सी के अक्रॉस, बी डी के अक्रॉस, सी डी के अक्रॉस होगा, या फिर आप और भी कोई साइड के अक्रॉस निकाल लें, सेम होगा। लेकिन अगर मुझे उसके बाद पूछे कि फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी, तो वो भी आपको निकालना है ए डी के अक्रॉस कितना होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे सॉल्यूशन इसका भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दें, आप समझ सकते हैं, इसको 3D व्यू करना आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे बॉक्स आ जाते हैं कि बॉक्स में रेजिस्टेंस किस प्रकार होते हैं। जैसे कोई एक 3D बॉक्स है लाइक दिस, तो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की सारी साइड, ऑल साइड रेजिस्टेंस आर, सारे सबका रेजिस्टेंस आर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, लाइक दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4, और ऊपर देखेंगे तो 5 6 7 8 मार्किंग कर लिया हमने। सारी साइड्स का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं हम रेजिस्टेंस किसी एज के अलोंग। सपोज कोई एज के अलोंग, एज यहाँ पर, एज यहाँ पे 4 और 3 हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है, 4 और 1 हो सकती है। तो कोई भी आप एक एज उठा लें और उसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश हम करेंगे। तो हम कौन सी एज लें इसमें, तो लेट्स से हम 1 और 4 को, इस एज को ले लेते हैं। तो इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। इसका मतलब इसमें करंट यहां से एंटर कर रही है और इस 4 से ऐसे बाहर निकल रही है, और ये इसे मान लो ऐसे निकल रही है। तो अब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो अब हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है। आप देखें यहाँ पर कि जैसे मान लो मैं एक, अगर मैं सिमेट्री देखूं यहाँ पर, तो डायगोनल प्लेन जो है, सपोज, अब बनाना मुझे इतना सही से नहीं होगा इसमें, लेकिन फिर भी आप समझे कि ये जो डायगोनल प्लेन है, जो 0.67 और 1.4 से गुजर रहा है, लाइक अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, चलो बन गया, अच्छी बात। इस प्लेन के जैसा सर्किट इधर है वैसा ही सर्किट इधर है। ठीक है कि नहीं, है ना। तो जैसा सर्किट ऊपर है इस लेफ्ट, इस कॉर्नर में, वैसा ही सर्किट इधर है। इसका मतलब अगर आपने यहां से आई करंट फ्लो करवाया है, तो सपोज आई करंट फ्लो करवाया, कितना आई, तो जितना करंट इधर जाएगा, सपोज इधर आई बन गया, तो इधर भी कितना जाएगा, आई वन, है ना, है कि नहीं। जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा, और यहां से जितना करंट आएगा, सिमेट्री इसकी और इसकी है ना, तो जितना करंट यहां से आएगा उतना ही करंट इधर से आएगा, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज, जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, क्योंकि डायगोनल सिमेट्री है यहां पर। और जितना करंट इधर से आएगा उतना ही करंट इधर से आएगा। मतलब 3 का पोटेंशियल और 5 का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली 8 का पोटेंशियल और 2 का पोटेंशियल सेम है। समझ लें इस बात को।
क्योंकि जितनी करंट 2 से इधर 1 में जा रही है उतनी करंट 8 से 1 में जा रही है, तो 1 का पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लूं तो 8 का पोटेंशियल हो जाएगा आई आर, और कोई भी आई नोड मान लो, और जैसे इसमें भी आई नोड करंट फ्लो होगी तो यहाँ का भी पोटेंशियल आई नोड आर होगा। तो पोटेंशियल सेम है दोनों जगह। तो अब हम जहां का पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है 5 और 3 का और 8 और 2 का, तो इन पॉइंट्स को आप जोड़ दो। 8 5 को 3 से जोड़ दो और 8 को 2 से जोड़ दो। तो आप जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, ये क्या होगा, पिचक जाएगा। कैसे पिचक जाएगा तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1 और 2, तो यहाँ पर आपके आप 1 और 4 के बीच में कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज 4, नंबर 4, तो ये सपोज 1 है और ये आपका 4 है। तो 1 और 4 के बीच में एक तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, पहले तो वो लगा लो, एक आर ओम का, ठीक है। उसके बाद 1 और चले 4 की बात करते हैं, तो 4 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये आर है, और 5 और 3 सेम पोटेंशियल पर है, तो यहां पर आप 5 भी लिख लो और ये 3 भी लिख लो, दोनों एक ही पॉइंट है। तो एक रेजिस्टेंस 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 के बीच में ये रहा, और यहां पर एक रेजिस्टेंस 4 और 3 के बीच में है, तो ये 4 रहा, ये भी यही पॉइंट 3 है, तो यहीं पर आप ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा लें, ठीक है। ऐसे ही आप 1 में देखोगे तो 1 और 2 और 8 का पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर एक पॉइंट बना लो जिसको डेजिग्नेट कर दो 2 एंड 8, दोनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और ऐसे ही 1 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, गॉट माय पॉइंट। तो ये बात हो गई। अब 5 और 8 के बीच में यहां एक रेजिस्टेंस है, तो ये रहा 5, ये रहा 8, एक रेजिस्टेंस ये लगा लो, और यहां पर 2 और 3 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो ये रहा 2, ये रहा 3, ये रेजिस्टेंस भी आप यहां पे लगा लो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब कौन कौन से पॉइंट बचे हैं, 6 और 7, है ना। तो यहां पर आप ये पॉइंट 6 और ये हो गया पॉइंट 7। अब क्या 5 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 5 एंड 7 के बीच में नहीं है, बट 5 एंड 6 के बीच में है। अच्छा, 5 एंड 6 के बीच में है, तो 6 को आप इधर रखें, ज्यादा सही रहेगा, तो इसको 7 कर लें और इसको 6 कर लें, तो 5 और 6 के बीच में ये रहा एक रेजिस्टेंस, तो ये लो भाई 5 और 6 के बीच में। और ऐसे आप देख सकते हैं 3 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट भी हमारा 3 ही है, तो 3 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो रहा है। अब 2 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 कहां गया, ये रहा 2 और 7, एक रेजिस्टेंस ये लो, और वैसे ही आप देख सकते हैं कि 8 और 7 के बीच में भी ये रहा रेजिस्टेंस, तो ये भी एक यहाँ पे आप लगा दो, और एक फाइनली रेजिस्टेंस 6 और 7 के बीच में तो है ही, तो इसको भी आप यहाँ पे पुट कर दो। तो अब ये पॉइंट आपका 1 और ये 4, और अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों तो हो गए आपके सीरीज में, ये r/2 r/2 r और r हो गया 2r, ये दोनों पैरेलल में है तो r/2, 2r और r/2 दोनों पैरेलल में, और फिर सीरीज में, और फिर ये पैरेलल में, तो आराम से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आता है 7r/12। आप निकालें और इसको वेरीफाई करें 7r/12 आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप सिमेट्री देख के दोनों तरफ सेम करंट फ्लो करके जिनका पोटेंशियल सेम है उन पॉइंट्स को आप मिला सकते हैं। आप चाहो तो यहां पर आप बताना थोड़ा मुश्किल है, क्लासरूम में आराम से बताया जा सकता था, लेकिन आप चाहो तो यहां से आप इसको यहां से ऐसे पिचका दें, इसको यहां से ऐसे पिचका दें यहां से, और इस वाली शेप को अगर आप यहां से ऐसे पिचका देते हैं, 2 3 और 8 5 को पिचका देंगे ऐसे, जैसे माचिस की तिल्ली को डब्बे को पिचका देते हैं ना, वैसे ही पिचका के भी आप जोड़ सकते हैं इनको। पिचकाने से ये वाले ये रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, ये वाले और ये जुड़ जाएंगे, तो आप जोड़ के ऐसे पिचका के भी विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एज पे आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
अब दूसरी आती है कि फेस डायगोनल पे, इस पे फेस डायगोनल पे। तो अब हम चलते हैं फेस डायगोनल पे। ये था एज के अलोंग, याद रखना एज में कितना होता है 7r/12। और अगर किसी को और ज्यादा इस पे ज्यादा देखना है इसको, तो वो एनसीईआरटी की बुक उठाए और इसमें उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। एज के अलोंग कैसा होगा, तो फिर से हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो अब हम इसमें फेस के अलोंग देखेंगे, फेस डायगोनल के अलोंग, क्योंकि हमने एज देख लिया, एज के बाद फेस डायगोनल आता है, तो फेस डायगोनल के अलोंग देखते हैं। और इसमें भी हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं कि दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड 5, 6, 7 एंड 8। कैसे भी पॉइंटिंग मार्क कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फेस ये रहा 1 2 3 4, तो फेस डायगोनल होगा आपका 1 एंड 3। तो 1 से करंट एंटर कर रही है और 3 से करंट बाहर निकल रही है, तो इसके अक्रॉस हमको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां पर सिमेट्री कैसी है वो हमें निकालना पड़ेगा, कैसी सिमेट्री है यहाँ पे। तो यहां पे सिमेट्री है ये वाली, जो कि आपकी 1 5 7 और 3 से पास हो रही है, या फिर यहां से 6 8 4 2 से भी जो प्लेन पास हो रहा है उस वहां पर सिमेट्री है। हाँ, यस। तो आप करंट को ना काटें, जैसा मैंने पहले कहा था, आप यहां ये प्लेन लें, इस प्लेन, ये जो प्लेन है इस प्लेन के जैसा उस साइड में है वैसा ही सर्किट इधर है। तो ये यहां पर एक मिरर सिमेट्री है इस करंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। मिरर सिमेट्री मोस्टली करंट के परपेंडिकुलर ही होती है। जब करंट के पैरेलल आप सिमेट्री ले लेते हैं तो फिर वो फोल्डिंग सिमेट्री हो जाती है। तो अब यहां पर ये मिरर सिमेट्री है, और मिरर सिमेट्री यहां पर ये कह रही है कि यहां से आपने आई करंट फ्लो करवाया, और इस ब्रांच में अगर I1 करंट गया, तो मिरर सिमेट्री के हिसाब से ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच सेम है, तो यहां से I1 करंट फ्लो करवाया तो इधर से आएगा भी कितना I1। और लेट से कि इधर I2 करंट गया, कितना I2, ठीक है। तो ये इमेज, ये सिमेट्री कह रही है कि यहां से इस वाली ब्रांच में कितना करंट आएगा I2। तो यहां से I1 करंट जा रहा है और वो इधर चला गया, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में तो कोई करंट गया नहीं, 2 6 में कोई करंट नहीं है, करंट इन रेजिस्टेंस 2 6 इज 0। और सिमिलरली यहां से I2 गया और I2 इधर चला गया, इसका मतलब करंट इन 4 8 ऑल्सो इज 0, रेजिस्टेंस 4 8 में भी 0 है। तो आप इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दें यहां से। तो चलिए हटा देते हैं, अगर उनमें कोई करंट नहीं है तो उनको हटा दो। चलिए, ये रेजिस्टेंस हटा दिया और ये भी यहां से हटा देते, ये लीजिए, ठीक है। अब आप इस सिमेट्री को भी हटा दें, परेशान कर रही है बीच में, हमने सिमेट्री एक बार देख ली। अब आप इस सर्किट का आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकेंगे, आई होप। तो अब आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लें, कितना होगा और वो बताएं। तो अब सिंपल है, ये दोनों, ये R और R 2R पैरेलल में, तो हो गया R R R R, ऊपर हो गया 3R, और यहाँ पर 3R और ये 2R और ये 2R, ये भी R है, 2R पैरेलल में, तो ये भी R है, और R और 3R पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा
3R/4, तो R इक्विवेलेंट आएगा 3R/4। ठीक है, हमने ये सिमेट्री ली थी, ये वाली ऐसी वाली, तो जितनी करंट इधर जाएगी उतनी करंट इधर आएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिमेट्री से आप फेस डायगोनल पे करंट निकाल सकते हैं। अब फेस डायगोनल के बाद में आता है आपका, तो उसका हो गया आपका एज का 7R/12 और फेस डायगोनल में हो गया 3R/4। अब आते हैं अपन बॉडी डायगोनल पे, तो फिर से डायग्राम बनाते हैं बॉडी डायगोनल के लिए। अब इसमें बॉडी डायगोनल में मुझे चाहिए तो ये पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 7 और ये 8। तो बॉडी डायगोनल हुआ आपका 1 और 7, यहां से करंट एंटर कर रही है और यहां से करंट निकल रही है और सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो अब यहां पर एक बात समझने लायक है कि चाहे करंट किधर से भी जाए, सपोज यहां से करंट जा रही है ऐसे, तो ये R रेजिस्टेंस आया, फिर R 2R और यहां तक पहुंचा तो 3R रेजिस्टेंस वो क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर इधर से आए तो R फिर 2R फिर 3R, तो 3R यहां से R 2R 3R R 2R 3R R 2R 3R, ठीक है, R 2R 3R। करंट चाहे कैसी भी डायरेक्शन में जाए, करंट चाहे कैसी भी डायरेक्शन में जाए, सेम रेजिस्टेंस उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेम रेजिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा, इसका बोले तो कि तीनों तरफ सेम करंट फ्लो करेगी, इधर भी आई जाएगी, इधर भी आई जाएगी और इधर भी आई करंट ही फ्लो करेगी। तो इधर से आएगी भी आई और इधर से भी आई और इधर से भी आई। तो अब देख सकते हैं कि अगर सेम करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, इसका मतलब 2 4 और 5 इनके पोटेंशियल सेम है। और सिमिलरली इधर से भी आई आ रही है, इधर से भी आई आ रही है, इधर से भी आ रही है। क्यों आ रही है आई? क्योंकि चाहे किधर से जाए करंट को सेम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो सब में करंट सेम ही जाएगी। आप यहाँ पर सिमेट्री तो नहीं है, बट इस बॉडी डायगोनल के चारों तरफ सेम सर्किट है, तो चारों तरफ सेम करंट ही फ्लो होगी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब 0.8 और ये 0.6 और ये 0.3 इनका पोटेंशियल सेम है। किस किस का? 8 6 3। और किस किस का सेम था? 2 इसमें आई और इसमें 4 और 5 इनका पोटेंशियल सेम था। और इसको तो आपने नाम दिया 1 और ये है 7, ठीक है। तो अब आप 1 और 7 के बीच में नेट रेजिस्टेंस लिखने का प्रैक्टिस करें। चलिए, तो जैसे यहां से शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 7। अब 8 6 3 का पोटेंशियल सेम है और 2 4 5 का पोटेंशियल सेम है, तो 2 4 5। तो आप इधर ये एक पॉइंट बना लें, ये पॉइंट है आपका 2 4 5 का। भाई तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो तीनों को एक ही जगह हमने डेजिग्नेट कर दिया। ये पॉइंट कौन सा है? 2 4 और 5, तीनों एक ही पॉइंट है। और यहां पर ये है आपका 8 6 और 3, ये भी तीनों एक ही पॉइंट है। अब जिनके बीच में जो जो रेजिस्टेंस है वो ऐड कर दो। तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये रहा। चलिए, 1 और 2 के बीच में ये रहा रेजिस्टेंस। 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये रहा। चलिए, 1 और 4, ये 0.4 ही है, तो यहां पर एक पैरेलल में और रेजिस्टेंस आ गया। 1 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो रहा है, ये लो 1 और 5 के बीच में रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो इधर के हो गए। अब 7 वाले देखो, 7 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस ये रहा, तो 7 और 8 ये रहा। ऐसे ही 7 और 6 के बीच में ये रहा, तो 7 और ये रहा 6 पॉइंट, सेम पॉइंट है।
ऐसे ही 7 और 3 ये रहा एक रेजिस्टेंस, तो इसको भी यहाँ पे लगा दें। अब आप इनमें देखें 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3, और ऐसा ही एक 2 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट 2 है, ये 6 है, तो 2 और ये रहा आपका 6 के बीच वाला, और एक रेजिस्टेंस है 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 और ये रहा पॉइंट 3, 2 और 6, 2 और 3, ये दोनों रेजिस्टेंस कवर हो गए। अब आप देखें 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है और 4 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 4 ये रहा पॉइंट और 3 और 8 दोनों यही पॉइंट है। तो 4 और 3 के बीच में अगर मैं ये रेजिस्टेंस ले लेता हूं और इसको कह देता हूं 4 और 8 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप 5 देखें, 5 पॉइंट नंबर 5 कहाँ है, 5 ये रहा। तो 5 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये पॉइंट 5 और ये 6 और 8 दोनों यही पॉइंट है। तो 5 और ये रहा 8 के बीच में, और ऐसा ही एक रेजिस्टेंस 5 और 6 के बीच। ये लो भैया, इसका ये डायग्राम बन चुका है। तो अब आप इसको आराम से सॉल्व करें और इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 5r/6। तो इसको याद भी रखें। तो तीनों का हम एक जगह लिख लेते हैं। तो तीनों में पहले था एज के अलोंग, दूसरा था फेस डायगोनल के अलोंग, और तीसरा था बॉडी डायगोनल के अलोंग। तो मैं जैसा जैसा लिख रहा हूं वैसे वैसे याद रखना, डैश 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 आर आर आर। उसके बाद लिखना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इंग्लिश फिल्में बुरी बात है, और नीचे आर 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 आर, नीचे से शुरू करना 1 2, फिर ऊपर चढ़ जाना 3 4 5 6 और फिर 7। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं, जस्ट मेमोराइज, क्योंकि इस पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो आप डायरेक्ट फटाक से सॉल्व कर पाए। सो दैट वाज द टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड वेरी वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।